नमस्ते स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज एक छोटा सा टाइम ट्रेवल करते हैं। हम जा रहे हैं उस यूरोप में जहां समाज का स्ट्रक्चर, लोगों की जीने का तरीका सब कुछ बिल्कुल अलग था। ये कहानी है मिडीवल यूरोप की, यानी लगभग 9th से 16th सेंचुरी के बीच के टाइम की। और ये कहानी है 3 तरह के लोगों की। कुछ जो प्रार्थना करते थे, कुछ जो युद्ध लड़ते थे, और कुछ जिनके काम और पसीने पर ये पूरा का पूरा समाज खड़ा था। तो हम इस चैप्टर में सिर्फ फैक्ट्स नहीं रटेंगे, बल्कि उस दौर की जिंदगी को महसूस करने की कोशिश करेंगे। तैयार है? चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले एक ज़रूरी बात। ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है, ये सीधे आपकी क्लास 11th के एनसीईआरटी की किताब से है, जिसका नाम है थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री। और पता है क्या, हम इसके थीम नंबर 4 पर हैं। टोटल है 7 थीम्स, मतलब हम ऑलमोस्ट आधे रास्ते पर हैं। इसके बाद बस 3 और चैप्टर्स और ये बुक कंप्लीट। तो पूरा फोकस यहाँ रखिएगा। हम हर कॉन्सेप्ट को बिल्कुल आराम से डिटेल में समझेंगे, ताकि ये चैप्टर आपके लिए एकदम मक्खन हो जाए। तो इस चैप्टर में हम आगे कैसे बढ़ेंगे? ये रहा हमारा प्लान ऑफ एक्शन, हमारा रोड मैप। पहले चैप्टर का एक क्विक इंट्रो लेंगे, फिर आएगा इस चैप्टर का हीरो, अ सोसाइटी इन 3 ऑर्डर्स। उसके बाद हम एंटर करेंगे द वर्ल्ड ऑफ द मैनर में, देखेंगे कि वहाँ लाइफ कैसी थी। फिर आएगा ट्विस्ट, द विंड्स ऑफ चेंज। उसके बाद क्लाइमैक्स, क्राइसिस ऑफ द 14th सेंचुरी। और आखिर में द ग्रैंड फिनाले, द एंड ऑफ एन एरा। इस तरह स्टेप बाय स्टेप चलने से पूरी कहानी आपके दिमाग में फिट हो जाएगी। ऑलराइट, तो चलिए अपने सफ़र पर निकलते हैं। ज़रा इमेजिन कीजिए, 5th सेंचुरी है और जो विशाल रोमन एम्पायर था वो टूट चुका है, कोलैप्स हो चुका है। अब कोई एक सेंट्रल पावर नहीं है, कोई बड़ा राजा नहीं जो सबको कंट्रोल करे। हर तरफ केओस है। छोटे छोटे जर्मैनिक ग्रुप्स जैसे गॉथ्स और फ्रैंक्स अपनी अपनी चला रहे हैं। तो सोचिए, ऐसे माहौल में जहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं है, सबसे कीमती चीज़ क्या होगी? सोना? नहीं। पावर? नहीं। सबसे कीमती चीज़ थी ज़मीन, लैंड, और उस ज़मीन की सुरक्षा। और बस इसी ज़मीन और सुरक्षा के चक्कर में एक पूरा नया सिस्टम बन गया। और इसी सिस्टम को हिस्टोरियंस ने एक नाम दिया, जो आपको एग्जाम के लिए हमेशा याद रखना है, फ्यूडलिज्म। हिंदी में इसे कहते हैं सामंतवाद। अब ये मत सोचना कि ये सिर्फ इकोनॉमी या पैसों का सिस्टम था, बिल्कुल नहीं। ये उस दौर का सोशल, लीगल, पॉलिटिकल सब कुछ था। लोगों की पूरी जिंदगी इसी सिस्टम के हिसाब से चलती थी। और ये नाम आया कहाँ से? एक जर्मन वर्ड है फ्यूड। इसका सिंपल सा मतलब है अ पीस ऑफ लैंड, यानी जमीन का एक टुकड़ा। तो आप समझ गए ना? सारी कहानी, सारी पावर, सारा झगड़ा सब किसके लिए था? जमीन के लिए। लैंड वॉज द रियल किंग बैक देन। ओके, अब स्क्रीन पर इस मैप को ध्यान से देखो। ये वो इलाके हैं जहां फ्यूडलिज्म का सबसे ज्यादा असर था। देखो, ये रहा फ्रांस, ये रहा इंग्लैंड, इटली और जर्मनी के भी कुछ हिस्से आपको दिख रहे होंगे। यही मेन स्टेज था जहां ये पूरा सोशल ड्रामा चल रहा था। फ्रांस और इंग्लैंड तो इस सिस्टम के आप कह सकते हो पोस्टर बॉयज थे। सबसे क्लासिक एग्जाम्पल्स हमें यहीं मिलते हैं। तो ये मैप हमें एक ज्योग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट दे देता है कि हम यूरोप के किस हिस्से की बात कर रहे हैं। चलिए अब आते हैं इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर, इसकी आत्मा पर, द 3 ऑर्डर्स। उस समय के फ्रेंच प्रीस्ट्स ने एक आइडिया दिया। उन्होंने कहा कि देखो भाई, सोसाइटी जो है ना, वो 3 तरह के लोगों से बनती है। सिंपल। पहले वो जो प्रे करते हैं, यानी प्रार्थना करते हैं। दूसरे वो जो फाइट करते हैं, यानी लड़ते हैं। और तीसरे वो जो वर्क करते हैं, यानी काम करते हैं। और उन्होंने इसको जस्टिफाई कैसे किया? उन्होंने कहा ये तो गॉड गिवन सिस्टम है। जैसे हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स होते हैं ना, हाथ का काम अलग, पैरों का अलग, वैसे ही सोसाइटी के भी अलग अलग पार्ट्स हैं जिनके अलग काम हैं। और इस एक आइडिया ने पूरे यूरोप के समाज को सदियों तक बांध कर रखा। और ये पिरामिड देखिए, इससे सारी कहानी एकदम क्लियर हो जाएगी। ये उस सोसाइटी का बिल्कुल परफेक्ट विजुअल है। देखिए, सबसे ऊपर टॉप पर कौन है? फर्स्ट ऑर्डर, यानी द क्लर्जी, चर्च से जुड़े लोग जो प्रे करते हैं। उनके नीचे बीच में है सेकंड ऑर्डर, द नोबिलिटी। ये है राजा, बड़े जमींदार जो फाइट करते हैं और रूल करते हैं। और सबसे नीचे इस पिरामिड की फाउंडेशन, इसकी नींव, जिसके बिना ये टिक ही नहीं सकता, वो है थर्ड ऑर्डर, द पीजेंट्स, हमारे किसान और मजदूर जो काम करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? इस सिस्टम में लेवल अप करने का कोई ऑप्शन नहीं था। आप जिस ऑर्डर में पैदा हुए, आप उसी में मरोगे। योर स्टेटस वॉज लॉक्ड बाय बर्थ। कोई सोशल मोबिलिटी नहीं। तो चलिए अब इस पिरामिड के पहले ऑर्डर को थोड़ा जूम करके देखते हैं, द क्लर्जी। देखिए, उस वक्त यूरोप में कैथोलिक चर्च सिर्फ एक रिलीजियस जगह नहीं थी,
नो वे, वो एक सुपर पावर थी, एक पॉलिटिकल पावर। उनके अपने कानून थे, उनके पास इतनी जमीन थी जो राजाओं से मिलती थी कि वो खुद एक बहुत बड़े लैंडलॉर्ड थे। और हाँ, टैक्स भी लेते थे। इसे टिथ कहते थे। किसान की फसल का 10th हिस्सा सीधा चर्च को जाता था। और इन सब के हेड थे द पोप, जो रोम में बैठते थे और जिनकी बात बड़े से बड़ा राजा भी नहीं टाल सकता था। प्लस उन्हें राजा को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। तो एक तरह से ये स्टेट के अंदर एक और स्टेट चला रहे थे। अब क्लर्जी में आम पादरियों के अलावा एक स्पेशल ग्रुप भी था। ये लोग शहरों और गांव से दूर एकांत में रहते थे। इन्हें कहते थे मॉन्क्स, और जहां ये रहते थे उस जगह को कहते थे मोनेस्टरीज यानी मठ। बिल्कुल अलग शांत दुनिया थी उनकी। लेकिन वहां सिर्फ पूजा पाठ नहीं होता था। इस तस्वीर को देखिए। एक मॉन्क क्या कर रहा है? वो एक किताब लिख रहा है, हाथ से। याद रखिए, उस वक्त प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी। तो यही मॉन्क्स थे जो पुरानी किताबों को हाथ से कॉपी कर करके नॉलेज को जिंदा रखते थे। सही मायनों में उस अंधेरे दौर में ये मोनेस्ट्रीज ही ज्ञान की रोशनी थी। ओके, क्लर्जी समझ आ गया। अब आते हैं पिरामिड की सेकंड लेवल पर, द नोबिलिटी। ये थे रूलर्स, द वॉरियर्स, द बॉसेस ऑफ द सोसाइटी। जमीन इनके कंट्रोल में थी, पावर इनके हाथ में थी, और इनका पूरा सिस्टम एक स्पेशल डील पर चलता था जिसे वसलेज कहते हैं। कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। राजा, जो सबसे बड़ा लॉर्ड है, वो अपने नोबल्स को जमीन देगा। इन नोबल्स को वासल कहा जाता था। बदले में ये वासल राजा को क्या देगा? लॉयल्टी यानी वफादारी। और जब जंग होगी तो अपने नाइट्स यानी सैनिक लेकर राजा के लिए लड़ेगा। और भाई, इन नोबल्स के पास पावर की कोई कमी नहीं थी। वो अपने इलाके में अपना कोर्ट चलाते थे, टैक्स वसूलते थे, और यहाँ तक कि अपने सिक्के भी छपवा सकते थे। अपने आप में मिनी किंग्स थे ये। और अब बात करते हैं उस ऑर्डर की जिसके कंधों पर ये पूरा पिरामिड टिका हुआ था, द थर्ड ऑर्डर, द पेजेंट्स। समाज का सबसे बड़ा हिस्सा, लगभग 90% लोग। इन्हीं की मेहनत पर ऊपर के दोनों ऑर्डर्स, क्लर्जी और नोबिलिटी, ऐश करते थे। अब इन पेजेंट्स में भी दो कैटेगरीज थी। एक थे फ्री पेजेंट्स। इनकी हालत थोड़ी सी बेहतर थी। इनके पास अपनी छोटी मोटी जमीन हो सकती थी, पर टैक्स इन्हें भी लॉर्ड को देना पड़ता था। और दूसरे थे सर्फ्स। इनकी हालत बहुत खराब थी। ये एक तरह से बंधुआ मजदूर थे। ये लॉर्ड की जमीन से बंधे थे। अगर लॉर्ड जमीन बेचता तो ये भी जमीन के साथ बिक जाते थे। लॉर्ड की मर्जी के बिना ना कहीं जा सकते थे, ना शादी कर सकते थे। उनकी जिंदगी उनकी नहीं थी। अगर आपको फ्यूडलिज्म की डेली लाइफ को समझना है तो आपको एक जगह को समझना पड़ेगा। उस जगह का नाम है मैनोर। अब ये मैनोर क्या था? बेसिकली ये लॉर्ड का पूरा इलाका था। उसका घर, उसके खेत, वहां रहने वाले किसान, सब कुछ। ये फ्यूडल लाइफ का ग्राउंड जीरो था, सारी इकोनॉमिक और सोशल एक्टिविटी का सेंटर पॉइंट। एक मैनोर में कुछ दर्जन से लेकर 50-60 परिवार तक रहते थे। अपने आप में एक पूरी छोटी सी दुनिया। चलिए इस मैप को देखते हैं। ये एक मैनोर का ब्लूप्रिंट है, एक पूरे बस्ती का नक्शा। देखो, बीच में है मैनोर हाउस, जहां लॉर्ड रहता था, आलीशान घर। उसके आसपास किसानों की झोपड़ियां, आपको चर्च भी दिखेगा। और ये देखो खेत, कुछ हिस्सा सीधा लॉर्ड का है, बाकी जमीन पर किसान खेती करते हैं। वहां जंगल भी है, चरागाह भी है, नदी भी है, और हाँ, लॉर्ड की अपनी चक्की और भट्टी भी। और इसकी सबसे खास बात ये थी कि ये मैनोर लगभग सेल्फ सफिशिएंट था। मतलब नमक जैसी एक दो चीजों को छोड़कर बाकी सब कुछ, अनाज, कपड़े, औजार, सब मैनोर के अंदर ही बन जाता था। अब सुनने में तो ये ठीक लगता है, पर मैनोर पर लाइफ बिल्कुल आसान नहीं थी, खास करके सर्व्स के लिए। उन्हें हफ्ते में कम से कम 3 दिन लॉर्ड के खेतों पर फ्री में काम करना पड़ता था। इस काम से जो भी फसल उगती वो सब लॉर्ड की। इसे लेबर रेंट कहते थे। और सिर्फ खेती नहीं, लॉर्ड के लिए गड्ढे खोदना, बाड़ लगाना, सड़क ठीक करना, सारे बेगार के काम उन्हीं के जिम्मे थे। औरतें, बच्चे सब काम करते थे। सूत काटना, कैंडल बनाना, यहाँ तक कि अपने बच्चे की शादी करने के लिए भी लॉर्ड से परमिशन लेनी पड़ती थी, और उसके लिए भी फी देनी पड़ती थी। और अनाज पीसने के लिए सिर्फ लॉर्ड की चक्की यूज कर सकते थे, रोटी सेकने के लिए सिर्फ लॉर्ड की भट्टी, और इन सब के लिए भी अलग से पैसे देने पड़ते थे। आर्य सिस्टम ऐसे ही चलता रहा सदियों तक। जनरेशन आफ्टर जनरेशन लोग उसी मैनार में पैदा होते, काम करते और मर जाते। लेकिन कहते हैं ना, बदलाव ही संसार का नियम है। 11वीं सेंचुरी आते आते धीरे धीरे हवा का रुख बदलने लगा। कुछ नई चीजें हुईं जिन्होंने इस लोहे जैसे मजबूत दिखने वाले फ्यूडल सिस्टम की नींव को हिलाना शुरू कर दिया। तो चलिए देखते हैं कि आखिर वो कौन से फैक्टर्स थे जिन्होंने इस स्थिर दुनिया में हुलचल मचा दी। तो सबसे पहला बदलाव आया खेत में, खेती में।
ये एक एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन था। पहले क्या था? लकड़ी का हल्का सा हल। अब क्या आया? लोहे की नोक वाला भारी भरकम हल जो जमीन को गहराई तक जोत सकता था। रिजल्ट? बेहतर फसल। पहले बैलों का इस्तेमाल होता था जो धीरे चलते थे। अब घोड़ों का इस्तेमाल होने लगा क्योंकि उनके लिए एक नया शोल्डर हार्नेस बन गया था जिससे वो ज्यादा तेजी से हल खींच सकते थे। और सबसे बड़ा गेम चेंजर था द 3 फील्ड सिस्टम। पहले किसान आधे खेत पर फसल उगाता, आधा खाली छोड़ देता था। अब उसने खेत के 3 हिस्से किए, 2 पर अलग अलग फसलें उगाईं और सिर्फ एक हिस्से को आराम दिया। इन सब का मिलाजुला इफेक्ट ये हुआ कि फूड प्रोडक्शन लगभग डबल हो गया। अब सोचिए, जब फूड प्रोडक्शन डबल हो गया तो क्या होगा? सिंपल है, लोगों को पेट भर के बेहतर खाना मिलेगा, लोग ज्यादा हेल्दी होंगे, लोग ज्यादा जिएंगे। और यूरोप की पॉपुलेशन रॉकेट की तरह बढ़ी। जो आबादी 1000 एडी में लगभग 42 मिलियन थी, वो 1300 एडी तक 73 मिलियन हो गई। अब इतने सारे लोगों के लिए गांव में काम नहीं था और इतना सारा एक्स्ट्रा अनाज बेचने के लिए मार्केट चाहिए था। इससे क्या हुआ? टाउन्स यानी शहर दोबारा से बसने लगे और इन शहरों में एक नया ग्रुप पैदा हुआ, मर्चेंट्स, आर्टिजन्स, जो न क्लर्जी थे, न नोबिलिटी, न पेजेंट। एक फोर्थ ऑर्डर सीन में आ गया था। और इन शहरों ने लोगों को, खास करके सर्व्स को, एक ऐसी चीज दी जिसका वो मनर पर सपना भी नहीं देख सकते थे। वो चीज थी आज़ादी, फ्रीडम। उस वक्त यूरोप में एक कहावत बहुत मशहूर थी, टाउन एयर मेक्स फ्री, यानी शहर की हवा आज़ाद करती है। इसका एक कानून था, अगर कोई सर्फ अपने लॉर्ड के पास से भागकर किसी शहर में आ जाए और 1 साल और 1 दिन तक पकड़ा ना जाए तो वो कानूनी तौर पर आज़ाद हो जाता था, फ्री फॉरएवर। तो सोचिए, ये शहर उन लाखों सर्फ्स के लिए क्या थे? उम्मीद की एक किरण, एक नई जिंदगी का चांस, आज़ादी का टिकट। तो देखिए, फ्यूडल सिस्टम नए शहरों और नई टेक्नोलॉजी से कमज़ोर तो हो ही रहा था, लेकिन फिर आई 14th सेंचुरी और इस सदी ने इस पुरानी दुनिया के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। ये सदी यूरोप के लिए एक महासंकट का दौर था, एक परफेक्ट स्टॉर्म। एक नहीं बल्कि एक के बाद एक ऐसी आफतें आईं जिन्होंने सब कुछ हिलाकर रख दिया। ये इस पूरी कहानी का क्लाइमैक्स था, एक ऐसा टर्निंग पॉइंट जिसके बाद यूरोप कभी पहले जैसा नहीं रहा। तो आखिर हुआ क्या क्या था इस सेंचुरी में? देखते हैं। पहले तो मौसम ने धोखा दे दिया। यूरोप में एक मिनी आइस एज शुरू हो गया। ठंड इतनी बढ़ गई कि फसलें बर्बाद हो गई। इससे 1315 से 1317 के बीच भयानक अकाल पड़े, फैमिन्स, लोग भूख से मरने लगे। अभी लोग इससे आहिस्ता आहिस्ता निकल ही रहे थे कि 1347 में एंट्री हुई हिस्ट्री के सबसे बड़े विलन की, द ब्लैक डेथ, यानी ब्यूबोनिक प्लेग। ये बीमारी ट्रेड शिप्स के जरिए यूरोप में घुसी और आग की तरह फैल गई। इन सब परेशानियों से लोगों की हालत इतनी खराब हो गई कि अब उनके सब्र का बांध टूट गया और यूरोप में जगह जगह बड़े किसान विद्रोह होने लगे। इस तबाही का अंदाजा आप इन नंबर्स से लगा सकते हैं। ब्लैक डेथ इतनी घातक थी कि इसने यूरोप की 20 से 40% आबादी को खत्म कर दिया। कुछ शहरों में तो 75% लोग मारे गए। जस्ट लुक एट द चार्ट। जो पॉपुलेशन 1300 में 73 मिलियन थी, वो सिर्फ 100 साल बाद 1400 में गिरकर 45 मिलियन रह गए। इमेजिन द डेविस्टेशन। लेकिन हर ट्रेजेडी का एक अनोखा साइड इफेक्ट होता है। इतने सारे लोगों के मरने से क्या हुआ? मजदूरों की कमी हो गई, लेबर शॉर्टेज। अब जमीन उतनी ही थी पर उस पर काम करने वाले लोग बहुत कम थे और इस एक चीज ने पूरा पावर बैलेंस ही पलट कर रख दिया। इस 14th सेंचुरी के महासंकट के बाद का यूरोप एक नया यूरोप था। इसने फ्यूडल सिस्टम को जड़ से हिला दिया था। लेबर शॉर्टेज की वजह से अब जो किसान बच गए थे, उनकी वैल्यू बढ़ गई, उनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ गई। अब वो अपने लॉर्ड से कहते थे, हम बिगाड़ नहीं करेंगे, बेहतर मजदूरी दो तो काम करेंगे। लॉर्ड्स की मजबूरी थी, उन्हें बात माननी पड़ी। धीरे धीरे सर्फडम खत्म हो गया। लेबर रेंट की जगह अब मनी रेंट ने ले ली और इस सारे केओस में सबसे ज्यादा फायदा हुआ राजा को। किंग्स और ज्यादा पावरफुल हो गए। उन्होंने अपनी प्रोफेशनल आर्मीज बनाई, एक सेंट्रलाइज टैक्स सिस्टम शुरू किया और यहीं से आगे चलकर मॉडर्न देश यानी नेशन स्टेट्स का उदय हुआ। तो चलिए इस पूरे चैप्टर को जल्दी से रिवाइज करते हैं। मेन टेकअवेज क्या है? पहला, फ्यूडलिज्म जमीन और वफादारी पर बेस्ड एक सिस्टम था जिसने समाज को 3 ऑर्डर्स में बांटा था। दूसरा, ज्यादातर लोगों की जिंदगी का सेंटर मेनोरियल एस्टेट था। तीसरा, 11th सेंचुरी से नई टेक्नोलॉजी और शहरों के उदय ने इस सिस्टम को चैलेंज करना शुरू किया। चौथा, फिर आया 14th सेंचुरी का महासंकट, खासकर ब्लैक डेथ, जिसने इसके पतन को रॉकेट की स्पीड दे दी। और पांचवा, पुराना सोशल ऑर्डर कमजोर पड़ गया और नए पॉलिटिकल और सोशल स्ट्रक्चर्स का जन्म हुआ, जिससे मॉडर्न यूरोप की शुरुआत हुई।
और अब आखिर में आपके लिए एक सवाल। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद इस पर जरूर सोचिए, कैसे एक बड़ा संकट, चाहे वो एक युद्ध हो या एक महामारी, एक पूरे समाज के ढांचे को, उसके रिश्तों को, उसकी सोच को पूरी तरह से बदल सकता है। हमने 14th सेंचुरी में ब्लैक डेथ का असर देखा। क्या आप इसकी तुलना हाल के सालों में हुए कोविड-19 पैंडेमिक से कर सकते हैं, जिसने हमारे काम करने का तरीका, हमारे रिश्ते, पढ़ने का तरीका, सब कुछ बदल दिया? हिस्ट्री खुद को दोहराती है ना? इस सवाल पर जरूर सोचना। इसी सवाल के साथ हम आज का ये सेशन यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद।